हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम वापस से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से लगभग 4000 वर्ष पहले या कह लीजिए लगभग 4500 वर्ष पहले हमारे देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में आबाद हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानती है। आइए हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं रही, वहां के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा रहा, वहां के लोगों का राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा, व्यापार के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति कैसी थी। तो इन सारी चीजों को आज हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द फैली हुई सभ्यता थी, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इतिहासकार इन्हें अन्य नामों से भी पुकारते हैं या इनके और भी नाम हैं, जिनमें से एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के पीछे की जो कहानी है, हम समझ सकते हैं कि चूंकि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई और हड़प्पा को ही सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम पहले हड़प्पा सभ्यता रखा गया। बाद में यह हड़प्पा से आगे इसकी खुदाई हुई और सिंधु घाटी के इर्द गिर्द वाले इलाकों में जो है इस सभ्यता के बहुत सारे पुरास्थल प्राप्त हुए। तो ऐसे में इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। और इसका एक और नाम है जिसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु नदी और उसके जितनी भी सहायक नदियां थी, उन नदियों के इर्द गिर्द सभ्यताओं के जितने भी अवशेष मिले, उसकी जो संस्कृति थी वह संस्कृति हड़प्पा में मिले। जो पूरा स्थल हड़प्पा पूरा स्थल में मिले, जो जिस संस्कृति को वहां पर खोज के निकाला गया था और हर जगह पर जितने भी पूरा स्थल की खुदाई हुई वहां भी वही संस्कृति मौजूद थी, इसलिए कुल मिलाकर इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ऐसे इसके कुछ और नाम हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता कहने के पीछे का जो मुख्य रीजन है वो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे और कांसे के औजार या उनसे कांस्य धातु से मिले हुए बहुत सारे औजार बर्तन प्राप्त हुए वहां से, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यदि हम इसको बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता की श्रेणी में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आमतौर पर इतिहास को या जो हमारी सभ्यताएं हैं जब से शुरू हुआ लेकर आज तक, उसको 3 खंडों में बांटा गया है। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, फिर आया आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल आमतौर पर प्राक ऐतिहासिक काल उस कालखंड के लिए प्रयुक्त होता है जिसका हमारे पास कोई भी लिखित दस्तावेज या साहित्य के रूप में हमारे पास कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में हमें आमतौर पर जो जानकारियां मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व से ही मिलती है, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों से ही हम प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है यह उस काल के लिए इसका इस्तेमाल होता है या उन सभ्यताओं के लिए इसका प्रयोग होता है जहां पर हमें साहित्यिक स्रोत तो प्राप्त हुए हैं, जहां से साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उस साहित्यिक स्रोत को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि हो सकता है भविष्य में
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को पढ़ने में सफलता मिल जाए, हो सकता है उनके लिपियों का कोई अर्थ निकल जाए, तब यह सभ्यता ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। लेकिन वर्तमान समय में जो लिपियां मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, उन लिपियों का कभी अभी तक कोई अर्थ नहीं निकला है और उसके बारे में उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक काल उस कालखंड के लिए या उन सभ्यताओं के लिए प्रयोग होता है जिसका हमारे पास बिल्कुल लिखित दस्तावेज मौजूद है, या कह लीजिए कि लिखित साहित्यिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध है। जिस इतिहास के बारे में हम ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे पहली बार दुनिया ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। तो यह बड़ी मजेदार कहानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि भारत के पुरातात्विक विभाग के जो सर्वेयर, प्रथम सर्वेयर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। ये प्रथम सर्वेयर जनरल थे, प्रथम सर्वेयर जनरल, प्रथम सर्वेयर जनरल थे। 1875 में सर्वेयर जनरल बने थे ये। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की अगर स्थिति की बात की जाए तो वह एक खंडहर के रूप में था। लोग उसे देखते थे, उस खंडहर को लोग अक्सर देखते थे, लेकिन अमूमन लोगों को यह लगता था कि ये जो खंडहर है यह महज 50 साल, 100 साल, 200 साल पुराने हो सकते हैं। मतलब कभी भी किसी भी व्यक्ति ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि जिस खंडहर को हम लोग रोज देखते हैं, जिनसे होकर हम गुजरते हैं, जिन खंडहरों के ईंटों को ट्रैक्टरों में भर भर के हम अपने निजी इस्तेमाल के लिए उसका प्रयोग करते हैं, वह जो खंडहर है वो 4000 साल पुराना भी हो सकता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय, इन्होंने भी कभी भी उस काल के बारे में या उस खंडहर के बारे में विशेष रुचि कभी नहीं ली, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने शुरुआत से ही भारत का इतिहास का जो पुनर्निर्माण करने की जो शुरुआत करी थी इसने, तो इन्होंने साहित्यिक स्रोतों को ही प्रमुख माना था और उनके हिसाब से भारत में साहित्यिक साक्ष्य जहां तक मिल रहे थे उन्हीं को उसने भारत के प्रथम ऐतिहासिक काल की तरह से कहिए की बात वो कर रहे थे। लेकिन कुछ खुदाई के पश्चात या कह लीजिए कि कुछ लोग जब वहां से अपने इस्तेमाल के लिए ईंट पत्थरों को उठाकर ले जाते थे तो वहां से उन्हें कुछ मोहर प्राप्त हुए। मोहर, उन मोहरों को देखने के बाद या उन मोहरों में जो भी आकृतियां उकेरी गई थी या जिस लिपियों का इस्तेमाल किया गया था, वह लिपियां न तो 50 साल पुरानी थी, ना वो लिपियां 70 साल 100 साल पुरानी थी और ना ही वो 200-500 साल पुरानी थी। यानी कि उन लिपियों को एक तरह से उस समय रहस्यमय लिपि भी ही माना गया। और जब इस मोहर को अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को सौंपा गया और जब उन्होंने देखा इस मोहर में यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी यूनिकॉर्न यानी कि एक श्रृंगी जानवर, एक सिंग वाला जानवर की छवि उकेरी हुई थी। आमतौर पर यूनिकॉर्न रूपी जो जानवर था उससे लोग परिचित नहीं थे। एक गैंडा आता है, तो वे ना तो इस एक श्रृंगी जानवर के बारे में जान रहे थे और इसमें जो लिपियों का प्रयोग किया गया था वो लिपियां चित्रात्मक थी, वो चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफ जिसको कहते हैं या पिक्चर के रूप में। तो चित्रात्मक लिपि होने के कारण भी यह बहुत पुरानी लग रही थी। तो एक तरह से यह एक रहस्यमयी मोहर हो गया और इसकी लिपियां भी रहस्यमयी थी। उसके बाद धीरे धीरे एक तरह से जिज्ञासा बढ़ी और इस सभ्यता को खोज निकालने के लिए जब जॉन मार्शल भारत के सर्वेयर जनरल बनते हैं, जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम शाहनी ने 1921 में और रखाल दास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल की खुदाई प्रारंभ की,
तब जाकर पूरी दुनिया को यह पता लग पाया कि जिस सभ्यता को लोग महज 100-200 साल प्राचीन मान रहे थे, हकीकत में वो 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। और जॉन मार्शल ने भी 1924 में पूरी दुनिया के समक्ष यानी कि पूरे विश्व के मानस पटल पर यह घोषणा की कि जिस सभ्यता को हम 200 साल पुराना मान रहे थे, हकीकत में वह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी थी। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। और यह भारत की संभवतः सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई। इससे पहले वैदिक सभ्यता को प्राचीनतम सभ्यता का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन जैसे 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की कि भारत की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता ना होकर सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब हम आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, हम इसको थोड़ा देखेंगे। उससे पहले हम इसके काल निर्धारण के जो एक तरह से कह लीजिए कि विषय है या सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो जहां तक काल निर्धारण की बात है सिंधु घाटी सभ्यता की, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण अलग अलग समय पर किया है, जिसमें से हम सबसे पहला नाम जॉन मार्शल का ही लिखते हैं। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक रखा है। यानी कि कुल मिलाकर यदि हम कहें तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से उन्होंने तुलना की है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत सारे व्यापारिक लेन देन थे या उसके साक्ष्य मिले थे, इसलिए भी जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को प्राचीनतम मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना की है। लेकिन बाद में कार्बन डेटिंग मेथड यानी कि C14 प्रणाली के तहत जब सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र का पता लगाया गया, और जो सबसे मान्य भी है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। यानी कि बहुत सारे इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए हैं या अलग अलग जो है समयावधि में उनको रखा है। लेकिन कार्बन 14 मेथड जो है C14 जो प्रणाली है, इसके तहत जो सर्वमान्य जो सभ्यता का काल निर्धारण हुआ है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और आज हम लोग मानते भी हैं। इसके बाद जो है वैदिक सभ्यता की शुरुआत भारत में होती है 1500 ईसा पूर्व से। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, इसके शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता होने के कारणों का हम पता लगाते हैं। तो हम बात कर रहे थे शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता का खिताब आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों दिया गया। तो इसके लिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरा स्थल मिले उन पुरा स्थलों में से किसी एक पुरा स्थल का हमें दौरा करना होगा, या कह लीजिए कि उस पुरा स्थल का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। आमतौर पर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला माना जाता है। इसकी खुदाई 1922 में रखाल दास बनर्जी ने प्रारंभ कराया था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो सर्वेयर जनरल थे जॉन मार्शल हुआ करते थे।
जॉन मार्शल हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर बसी हुई सभ्यता थी। इसके अलावे यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। यानी कि वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिले में पड़ता है। अब हम मोहनजोदड़ो के पुरा स्थल को हम लोग देखते हैं और जब हम मोहनजोदड़ो को एक बार करीब से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो का जो पूरा स्थल है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये ईस्टर्न हिस्सा है और ये वेस्टर्न हिस्सा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी कि पूरा का पूरा जो मोहनजोदड़ो शहर है यह दो भागों में बटा हुआ है। इसे अमूमन जमीन पर बसाई गई है तो इसको हम निचला शहर या बस्ती की संज्ञा, इसे निचला शहर या निचली बस्ती की संज्ञा दी गई है, जबकि इसको दुर्ग माना गया है, दुर्ग अर्थात किला माना गया है। अब है कि इसे दुर्ग मानने के पीछे की वजह क्या है, तो जो दुर्ग पश्चिमी हिस्सा है उसे एक चबूतरे पर बनाया गया, यानी कि सबसे पहले ईंटों का एक विशाल चबूतरा बनाया गया एक जो है, और उस चबूतरे के ऊपर दुर्ग का निर्माण किया गया, जहां पर बड़े बड़े भवन हैं, अन्नागार हैं, सार्वजनिक स्नानागार हैं। यानी कि दुर्ग को यदि हम देखें तो उस चबूतरे के ऊपर दुर्ग में क्या क्या है, तो सभागार बनाए गए हैं, विशाल अन्नागार हैं, इसके अलावे सार्वजनिक स्नानागार और बहुत सारे एक मंजिला और दो मंजिली इमारत का भी निर्माण किया गया है। यानी कि यदि हम दुर्ग को देखें तो दुर्ग को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः दुर्ग का इस्तेमाल या तो उस समय के जो सामाजिक रूप से जिसकी हैसियत ऊंची होती होगी, या कह लीजिए कि जो मोहनजोदड़ो के प्रशासन को देखते होंगे, चाहे वो शासक वर्ग रहा हो, चाहे एक तरह से कह लीजिए कि जो संघ था, बहुत सारे इतिहासकारों ने यह माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है लोगों के समूहों के द्वारा वहां शासन चलता था, तो हो सकता है कि वैसे ही लोग वहां रहते हों। तो इसको यदि हम देखते हैं तो इसमें विशाल सभागार है, संभवतः वहां बैठकर वे निर्णय लेते होंगे। विशाल अन्नागार है, संभवतः अन्नागार में अनाजों को, फसलों को वे जमा करके रखते होंगे जो टैक्स के रूप में मिलता होगा या भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए संभवतः इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। सार्वजनिक स्नानागार की यदि बात करें तो यह एक विशिष्ट संरचना है जिसको हम लोग थोड़ा विशेष डिटेल्स में देखेंगे, और बहुत सारी एक तरह से कहिए इमारतें जो ईंट से बनाई गई है, पक्की ईंट से बनाई गई, इमारतों को पक्की ईंट से बनाई गई है, पक्की ईंट से बनाई गई है, और कुछ इमारतें एक मंजिला है, कुछ इमारतें दो मंजिला है, और जो भी इमारतें हैं, जो भवन हैं, वो 4-5 कमरों वाले भवन हैं, किसी किसी में 6-7 कमरे भी बनाए गए हैं। और जहां तक दो मंजिली इमारत की बात है तो बहुत सारे इमारतों में सीढ़ियां पाई गई है, और उन सीढ़ियों के कारण ही ऐसा अनुमान लगाया गया है कि संभवतः यह 2 मंजिला इमारत रहा होगा। अच्छा, इतना ही नहीं बल्कि इस दुर्ग को एक रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्ग को एक रक्षा प्राचीर से घेरा गया था ताकि अनावश्यक व्यक्ति या जंगली जानवर से लोगों की सुरक्षा हो सके और बाह्य आक्रमणकारियों से एक तरह से कहिए कि दुर्ग को बचाया जा सके। अगर हम निचली बस्ती की बात करें या निचले शहर की बात करें तो निचला जो शहर था आमतौर पर दुर्ग से आकार में बहुत बड़ा था, और इसमें जो गांव घर बने थे ये बहुत घने बनाए गए थे। लेकिन इसकी जो सबसे प्रमुख 2 विशेषताएं हैं, वो पहली विशेषता है कि निचली बस्ती में भी जो सड़कें बनाई गई थी बिल्कुल सीधी सड़कें थी, बिल्कुल सीधी सड़कें थी, और अगर सड़कों को मुड़ना होता था तो बिल्कुल वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। एक ग्रिड पद्धति पर सड़कों का जाल बिछाया गया था। आप यदि वहां का दौरा करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको देखकर यह कह पाएंगे कि संभवतः उस समय के जो इंजीनियर रहे होंगे
उन्होंने पहले पूरे शहर को एक नक्शे पर बनाया होगा, एक कागज में उकेरा होगा, फिर उसको जमीन में उसको आकार दिया गया होगा। यह एक अनूठी विशेषता है। यही अनूठी विशेषता जो है, सड़कें ग्रिड पद्धति पर, सड़कें सीधी ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी। और आज के समय में हम यह यकीन के साथ कहते हैं कि आज भी यदि आप बहुत बड़े बड़े नगरों के अगर दौरा करें तो आपको सड़कें इतनी सीधी नहीं मिलेंगी जितनी सीधी सड़कें सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग धोखा भी उस समय खा रहे थे। जो खंडहर उन लोगों को देखने को मिलता था, वह खंडहर इतना आधुनिक लगता था, इतना एक तरह से नवीन लगता था कि भाई अगर उतनी पुरानी सभ्यता होती तो इतनी आधुनिकता इसमें नजर कैसे आ रही है। तो सड़कों का जो जाल बिछा था, बिल्कुल सीधे सड़कों का जाल बिछा था। अच्छा, दूसरी जो अनूठी विशेषता है वो यह है कि सड़कों के दोनों किनारों में नाली बनाया गया था। सड़कों के दोनों किनारों में नाला का निर्माण किया गया था, और नाला निर्माण भी किया गया था तो ईंट से किया गया था। ईंट का कवर्ड, ढका हुआ नाला बनाया गया था, और वह भी पकी हुई ईंट से बनाया गया था। और उस नाले का इस्तेमाल शहर की गंदगी को बाहर ले जाकर दूर में निक्षेपित करने के लिए तैयार किया गया था। तो ये जो दो अनूठी विशेषताएं हैं, यह इस सभ्यता को नगरीय व्यवस्था की श्रेणी में, हालांकि और भी कई सारी विशेषताएं हैं, अभी हम एक एक करके उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम नाला निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाला जो है सड़कों के दोनों किनारे पर बनाया गया था, उसे ढका गया था ताकि अनावश्यक बदबू ना बाहर फैल जाए और जो गंदगी है वो शहर के बाहर जाकर निक्षेपित हो जाए। इसके अलावे जो घर बनाए गए थे, घर भी पक्की हुई ईंटों से और कुछ घर कच्चे ईंटों से बनाए गए थे। आज के दौर में भी अगर आज भी हम किसी सुदूर ग्रामीण इलाके में चले जाएं तो हमें आज भी बहुत सारे मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। उस जमाने में 4000 बरस पहले वे पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे घरों के निर्माण में, और वह भी बहुत सारे घर 2 मंजिला भी बनाए गए थे। आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक तरह से कहिए इतिहास रहा होगा, कितना गौरवमयी रहा होगा। तो हम देखते हैं कि जो घर बनाए गए थे, अब हम घरों पर आते हैं। तो आमतौर पर जितने भी घर पाए गए हैं वो सभी घर 4-5 कमरे वाले घर थे। इसका मतलब है कि 4-5 कमरे का, इसका मतलब है वे सार्वजनिक परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार में वे रहते होंगे। जो 4-5 कमरों वाला जो घर था, उस घर की गोपनीयता का यदि आप गोपनीयता पर गौर करें तो आपको अचंभे में डाल सकता है। कहता है कि जो घर होता था वह एक आंगन में केंद्रित होता है, यानी कि चारों तरफ से कमरे बने होते थे और कमरे की दीवारें और छत सभी आंगन की तरफ झुकी हुई थी। यानी कि बरसात का पानी जो है वो सभी आंगन में गिरता था, और आंगन में गिरने के बाद मुख्य जो एक नाला होता था, उस नाले से वह पानी जो सड़क का मुख्य नाला था उस नाले में जाता था और वहां से वो बाहर चला जाता था। अब हम बात करते हैं कि एक आंगन में केंद्रित था, 4-5 कमरे वाले घर हुआ करते थे। अब उन 4-5 कमरों में एक कमरा जो होता था वह उस कमरे में कुएं का निर्माण करते थे। आमतौर पर मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में 700 की संख्या में कुएं पाए गए हैं, और आपको हैरत में डाल देगी कि जितने भी कुएं पाए गए हैं वो लगभग घरों के किसी कमरे में ही इसका निर्माण किया गया था, यानी घर के अंदर ही वो कुएं बनाए गए थे। तो चूंकि कमरे के अंदर था, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि हो सकता है कि पानी बहुत कीमती होगा, इसलिए वो घर के अंदर कमरे में बंद करके कुओं को रखते थे। लेकिन नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वे बेशक कुओं को घरों के अंदर रखते थे। इसके पीछे हो सकता है रीजन हो कि वो पानी को बहुत पुण्य मानते थे, या पानी उनके लिए बहुत ज्यादा सम्मानित एक तरह से चीज रही होगी। लेकिन कभी भी वे इसको लोगों से बचाने के लिए ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि जिस कमरे में कुएं का निर्माण होता था उस कमरे का जो दरवाजा होता था वो बाहर की तरफ खुलता था, और बाहर की तरफ खुलता था, इसका मतलब पानी सबके लिए उपलब्ध था, किसी को पानी की मनाही नहीं होगी। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। अच्छा, हम बात करते हैं कि मुख्य द्वार की। जो घर का जो मुख्य द्वार होता था, उस मुख्य द्वार की यदि हम बात करें तो कहता है कि मुख्य दरवाजा जो है कभी भी सीधा आंगन में प्रवेश
नहीं करता था, क्योंकि वो गोपनीयता का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। इसलिए जो मुख्य द्वार होता था वो किसी कमरे में प्रवेश करता था और उस कमरे से फिर आप जो है आंगन तक जा सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि गोपनीयता का वे पूरा ध्यान रखते थे। आंगन में महिलाएं बैठती होंगी, गपशप करती होंगी या अन्य खाना बनाने का काम, आमतौर पर बहुत सारा काम आंगन में किया जाता है, तो उन कार्यों को डायरेक्ट जो रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति हो वो सीधा उसकी नजरों में ना पड़े, इसलिए वे आंगन, मुख्य द्वार को आंगन से नहीं जोड़ते थे। इसके अलावा गोपनीयता के बारे में जो बात हम कर रहे हैं, इसके पीछे दूसरी जो वजह है कि किसी भी घरों में खिड़कियां नहीं पाई गई है। मतलब घर के दरवाजे आंगन की तरफ खुलते हैं, बेशक ठीक है, आपका मुख्य द्वार भी किसी कमरे में जाता है, फिर वहां से वो आंगन जाता है, यह भी बात ठीक है, और किसी भी घर में खिड़कियां नहीं है। इसका मतलब वे लोग गोपनीयता को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। अब हम आते हैं इसी घरों में एक और कमरे में चलते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्नान घर। यानी कि 4-5 कमरों में एक कमरा तो कुएं के लिए होता था और उसके बगल का कमरा स्नानागार के लिए होता था, या कह लीजिए स्नान घर होता था। बाथरूम वो लोग के रूप में इस्तेमाल करते थे। और बाथरूम जो है इस्तेमाल कर रहे थे, इसका मतलब वे बंद कमरे में ही एक तरह से नहाना वगैरह सारा जो एक्टिविटी है वो कमरे के अंदर ही होता था। और कमरे के जो फर्श होता था वो ईंट से उसको जो है इस सतह पर ईंट लगाए गए थे, और वहां जो उस कमरे का जो पानी था उसको निकलने के लिए नाली बनाई गई थी, जिसको मुख्य नाले से जोड़ा गया था। अब आप खुद सोच कर देखिए, जिस सभ्यता में इतनी बारीकियां थी, सड़कें बिल्कुल सीधी, बिल्कुल नाले की समुचित व्यवस्था, घर में गोपनीयता की व्यवस्था, आंगन केंद्रित घर, आप क्यों ऐसा नहीं मान सकते हैं कि यह जो सभ्यता थी बहुत ही संपन्न सभ्यता थी, या कह लीजिए कि यह आज ही की तरह वहां के लोग भी गोपनीयता का ख्याल रखते थे। और वे एक तरह से कह लीजिए कि अपने सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से, अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें या हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना करें इनके बस्तियों की, तो मेसोपोटामिया में जो बस्तियां मिले हैं उन बस्तियों की सड़कें कहीं भी सीधी नहीं है। अच्छा, न केवल सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, बल्कि वो इतनी पतली है कि आप किसी गाड़ी के जरिए, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वह अंत तक आप नहीं पहुंच सकते, आपको पैदल उतर के जाना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के बस्तियों में आप जाएं तो आप देखेंगे कि उनकी जो बस्तियां हैं वह बिल्कुल गंदगी से भरी हुई थी। आमतौर पर लोग बाहरी कूड़ा कचरा जो है वो रास्ते में डाल देते थे, क्योंकि धीरे धीरे सड़कें ऊंची हो गई थी और जो घरों की दहलीज थी वो धीरे धीरे नीची हो गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं थे। साफ सफाई का उत्तम प्रबंध था, पानी की उत्तम व्यवस्था थी, पानी सबों के लिए उपलब्ध था, सड़कें बिल्कुल सीधी थी, और जो है नाले का एक बढ़िया इंतजाम किया गया था। अच्छा, सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए कुछ पुरास्थल ऐसे हैं जिनमें से पूरब और पश्चिम, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही इलाके को जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया था, और कुछ जो पुरास्थल मिले जिसमें अलग अलग रक्षा प्राचीर से उसको घेरा गया था। यानी कि वे बाहर ये बाह्य आक्रांताओं की बात करें या आप कह लीजिए आक्रमणकारियों की बात करें तो उससे सुरक्षा का भी उन्होंने अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन यापन के लिए एक तरह से के लिए, या खान पान का तरीका क्या था, वे भोजन में क्या इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी जो घरेलू जिंदगी थी या एक तरह से कहें उनको जरा सा हम देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्वाह के तरीकों की। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके खान पान की आदत क्या थी, वे क्या खाते थे, किन किन जानवरों का वो शिकार करते थे, उनके भोजन में कौन कौन से अनाज और कौन कौन से जानवर शामिल थे, हम इन सब चीजों को देखते हैं। तो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सर्वहारी थे, यानी कि वो साग सब्जी भी खाना पसंद करते थे और मांस मछलियों का भी वे सेवन करते थे। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, यानी कि जो पुरास्थलों की खुदाई हुई उसमें बहुत सारे जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं से परिचित थे, गेहूं का इस्तेमाल करते थे अपने भोजन के रूप में, जौ का इस्तेमाल करते थे, दाल, मटर, तिल, सफेद चना, सरसों, इन सारे अनाजों का वो इस्तेमाल या फसलों का एक तरह से कह लीजिए कि इनसे वाकिफ थे वो। इसके अलावा
चावल का भी जिक्र आता है, क्योंकि चावल जो है लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल नामक पूरा स्थल जो है गुजरात में है और वहां से चावल के भी साक्ष्य मिले। इसका मतलब है इन सारे अनाजों या फसलों से वे परिचित थे, उनके भोजन का ये हिस्सा था। अगर हम बात करें फलों की, तो फल में खजूर, तरबूज, इन सारे खजूरों से, तरबूजों से वो यानी कि उनके भोजन का यह भी हिस्सा रहा होगा। अगर हम बात करें मांसाहारी की, तो वे मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इन सारे जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः इन जानवरों को वो पालतू बनाते थे और इसका इस्तेमाल वे मांस के लिए, बोझा ढोने के लिए, दूध के लिए, अन्य चीजों के लिए निश्चित रूप से करते थे। अगर हम जंगली जानवरों की बात करें, तो जंगली जानवरों में घड़ियाल जो सबसे ज्यादा एक तरह से कहिए प्रचलित है, क्योंकि एक मूवी आई थी मोहन जोदाड़ो की, जो मूवी थी शायद उसमें एक्टर ऋतिक रोशन था। उस मूवी में भी घड़ियाल के शिकार को दिखाया गया है। उसकी स्टार्टिंग ही होती है तो उसमें घड़ियाल का शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी कि प्रमुखता से वहां के लोग घड़ियाल को प्रमुखता से उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मछलियां भी उसके आहार का हिस्सा हुआ करता था, हिरन का भी वो शिकार करते थे और वराह यानी कि जंगली सुअर का भी वे शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। अब प्रश्न ये उठता है, या इतिहासकारों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने भोजन के लिए जिन अनाजों का वे एक तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उसे वो खेतों में उपजाते थे या वो उसका संग्रह करते थे? क्योंकि खेती जो है इसके बहुत प्रामाणिक साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाया है। फिर भी कुछ कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती बाड़ी करते थे। अब हम देखते हैं कृषि प्रौद्योगिकी को, देखते हैं थोड़ा सा कि आखिर कृषि प्रौद्योगिकी को जरा देख लेते हैं कि आखिर वैसे वह कौन कौन से साक्ष्य हैं जो इससे यह स्पष्ट होता है कि वहां के लोग खेती कर रहे होंगे या खेती करते थे। तो कहता है यदि हम बात कृषि की करें तो हमारे पास 3 से 4 ऐसे साक्ष्य हैं जो खेती बाड़ी की तरफ इशारा करता है, जिनमें से पहला है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत, अगर हम खेतों की बात करें या ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पर जमीन की जुताई की गई है। आमतौर पर जमीन की जुताई खेती के लिए ही किया जाता है और यह जो जुते हुए खेत हैं यह मिला है काली बंगन से। काली बंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है और यह काली बंगन जो है ये वर्तमान समय में राजस्थान में पड़ता है। तो काली बंगन से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करता है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते होंगे, कृषि से परिचित होंगे। दूसरा यदि साक्ष्य की हम बात करें तो दूसरा जो साक्ष्य है वह हलों की प्रतिकृति। हलों की प्रतिकृति, हलों की प्रतिकृति का मतलब है कि हल तो नहीं मिले हैं, किसी भी पूरा स्थल से हलों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन हलों की प्रतिकृति यानी कि मिट्टी के हल बहुतायत मात्रा में पाए गए हैं। और ये कहां से मिला है? तो ये मिला है बनावली से। बनावली जो कि हरियाणा का हिस्सा है। तो हल जो है बनावली, हरियाणा के बनावली से बहुत सारे हलों की प्रतिकृति मिली है। इसका स्पष्ट अर्थ यही जाता है कि संभवतः वे लोग हलों से परिचित होंगे, हलों के बारे में वो जानते होंगे, इसलिए मिट्टी की प्रतिकृतियां इतनी पाई गई हैं। तो हलों से भी वो परिचित थे, खेतों को भी जुताई वो कर रहे थे। तो ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि संभवतः वे लोग खेती करते थे। तीसरा जो साक्ष्य की हम बात करें तो कहता है कि अफगानिस्तान के शोरतुघई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। नहरों के साक्ष्य कहां से? तो शोरतुघई, शोरतुघई अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के शोरतुघई से नहर के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः नहर का इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए वो करते थे या खेती फसलों की सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा लोथल से कुछ तालाबों के भी साक्ष्य मिले हैं जहां से वो खेती बाड़ी के लिए जो है सिंचाई की व्यवस्था करते होंगे।
अब हम बात करते हैं एक और साक्ष्य की जो कुल मिलाकर खेती बाड़ी की तरफ इशारा करती है, जिसमें है बैलों बैलों को पालतू बनाना। बैलों को पालतू आमतौर पर वे मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और कुबड़ वाले बैल, वृषभ, इसको वो पालतू बनाते थे। तो इसका मतलब यह है कि वे बैलों को पालतू बनाते थे, संभवतः हलों को खींचने के लिए वो बैलों का इस्तेमाल करते होंगे। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें कृषि प्रौद्योगिकी की, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः हमारे पास साक्ष्य तो मौजूद नहीं है कि खेती वे कर रहे थे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुछ इशारे हम लोगों को जरूर ऐसे मिले हुए हैं, या कुछ साक्ष्य ऐसे जरूर मिले हैं जो इस और इशारा करता है कि संभवतः वे लोग कृषि प्रौद्योगिकी से परिचित थे, कृषि वे लोग करते थे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना जाता है, और नगरीय सभ्यता की एक विशेषता व्यापार की भी होती है। क्योंकि जो ग्रामीण सभ्यता है वो आमतौर पर खेती-बाड़ी पर जो है टिकी होती है, लेकिन जो नगरीय सभ्यता है उसमें खेती-बाड़ी के अलावे वहां पर व्यापार को भी महत्व दिया जाता है, या कह लीजिए कि प्रमुखता से उसे किया जाता है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर व्यापार अगर होता था तो व्यापार कहां से हो रहा था, किन किन चीजों का व्यापार होता था, और व्यापार के लिए किन वस्तुओं का आयात हो रहा था, किन वस्तुओं का निर्यात हो रहा था। आयात के लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस पर निर्भर थी, और निर्यात कहां कहां वो करती थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम चनहुदड़ो को, चनहुदड़ो एक पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो बहुत ही छोटा पूरा स्थल है, और जिसका क्षेत्रफल मात्र 7 हेक्टेयर भूमि है, 7 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगर हम इसकी तुलना करें मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो जो है 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, मोहनजोदड़ो। लेकिन चनहुदड़ो केवल और केवल 7 हेक्टेयर में। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस है वह है इसके उत्पादन केंद्र के कारण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का कारखाना यदि कहा जाए तो वह चनहुदड़ो था, उत्पादन केंद्र जो था वो चनहुदड़ो ही था। आमतौर पर चनहुदड़ो में बहुत सारे एक तरह से कहिए कि उत्पादन का कार्य हो रहा था, निर्माण कार्य हो रहा था, जिनमें मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म के काम थे, मुहर निर्माण का कार्य था, और बाट निर्माण। ये सारे के सारे उत्पादन या निर्माण कार्य चनहुदड़ो में अंजाम दिए जाते थे। कहता है कि अगर हम इनमें से मनके की बात करें, आमतौर पर एक एक करके हम देख लेते हैं मनका वास्तव में होता क्या है। तो यह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पॉलिश किए हुए अलग अलग आकार के, जिसका इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए होता है, एक तरह से कहिए पासा के रूप में उसका इस्तेमाल, डाइस के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, और भी मनका का बहुत सारा इस्तेमाल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो आभूषणों में किया जाता है। शंख की कटाई, आमतौर पर शंख को भी बहुत सारे प्राचीन लोग या अभी भी कुछ लोग शंख का माला पहनते हैं, या शंख का इस्तेमाल, तो शंख की भी कटाई वहां होती थी। मुहर निर्माण, आमतौर पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो यूनिक एक तरह से कह लीजिए कि वस्तु मिली है, उस यूनिक में मोहर को ही रखा गया है। तो इसका भी निर्माण जो है मोहर का जो निर्माण है यह चनहुदड़ो में प्रमुखता से किया जाता था। और बाट का निर्माण, बाट मतलब माप तौल की एक इकाई थी, एक तरह से कह लीजिए कि बटखरा भी कह सकते हैं उसको बाट, तो माप तौल की एक इकाई थी। तो इसका भी निर्माण चनहुदड़ो में जो है प्रमुखता से किया जाता था। अब हम इसमें से लेते हैं मनके को। आमतौर पर जो मनका था यह बहुत वैरायटी की बनाई जाती थी, यानी कि मनका बनाने के लिए जो है चनहुदड़ो बहुत फेमस था। आमतौर पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आभूषण पहनने के शौकीन थे, पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनना पसंद करते थे। तो मनका की यदि हम बात करें तो बहुत सारे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कार्निलियन का पत्थर, लाल, हरा, पीला, कार्निलियन जो पत्थर होता है वो बहुत अलग अलग रंग का, उस पर जैस्पर हो गया, स्फटिक हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सेल खड़ी हो गया, ये सारे पत्थरों का इस्तेमाल जो है मनका बनाने के लिए किया जाता था। और न केवल पत्थर बल्कि बहुत सारे धातुओं का भी इस्तेमाल, जैसे तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना हो गया, इसका इस्तेमाल भी मनका के लिए होता था। इसके अलावे शंख से
फेयन्स और पकी मिट्टी से भी मनके बनाए जाते हैं। यहां पर मैं फेयन्स को थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल देता हूं कि आमतौर पर फेयन्स क्या था, तो एक प्रकार के पत्थर का चूर्ण हुआ करता था जिसको एक चिपचिपा पदार्थ में घोलकर उससे आकृति बनाई जाती थी, और यह एक दुर्लभ वस्तु की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो चनहुदड़ो जो है वो कारखाना था, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पादन केंद्र था, जहां पर शिल्प कार्य बहुत तरह के हो रहे थे, और उसमें से मनका बनाने का जो निर्माण था वो बहुत ज्यादा तरीके से किया जा रहा था। अब है कि मोहर का जो निर्माण होता था, इसका निर्माण सेल खड़ी पत्थर से किया जाता था। सेल खड़ी पत्थर से मोहर बनाया जाता था। और अगर बाट की बात करें तो बाट का जो निर्माण था ये चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। बाट जो होता था आमतौर पर एक घनाकार आकृति होती थी और बिल्कुल वो प्लेन होता था, मतलब उसमें कोई भी ना आकृति होती थी, ना कुछ लिखा होता था, ना ही उसमें कोई डिजाइन किया गया था। तो ये तो थे उत्पादन केंद्र की बात। अब हम देखते हैं कि जो है कहां से वो कच्चा माल की आपूर्ति कहां से करते थे, कच्चा माल की आपूर्ति वे कहां से कर रहे थे। तो यदि हम बात करें कच्चे माल की आपूर्ति को, तो मुख्य रूप से सबसे पहले यदि हम शंख को देखें, शंख जो है आमतौर पर समंदर के किनारे वाले हिस्सों में मिलेंगे, तो यह सबसे अधिक नागेश्वर तथा बालाकोट, नागेश्वर तथा बालाकोट से वे शंख का आयात करते थे, शंख का करते थे। उसके बाद जो बहुत सारे पत्थर, आमतौर पर जो पत्थर हैं, इन पत्थरों का आयात वे उत्तरी गुजरात, गुजरात के उत्तरी हिस्से से और दक्षिणी राजस्थान, इन इलाकों से वे पत्थरों का आयात करते थे जो मनके बनाने के लिए प्रयुक्त हो रहा था। इसके अलावे अगर हम तांबा की बात करें, यदि तांबा की बात करें तो तांबे के लिए फेमस था राजस्थान का खेतड़ी अंचल। खेतड़ी अंचल जो वर्तमान में कहां है, तो राजस्थान में है, और यहां से वे तांबे का जो है आयात कर रहे थे। हालांकि तांबे के विषय में ओमान, नए शोध से पता चला है कि ओमान से भी तांबा का आयात करते थे, क्योंकि ओमानी तांबे में जो निकल की मात्रा है और सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबे पाए गए हैं उसमें जो निकल की मात्रा है दोनों में एक समान है। तो ऐसे में यह अनुमान लगाया गया है कि ये जो तांबा है ये ओमान से भी वो मंगाते होंगे। इसके अलावे लाजवर्द मणि जो संभवतः बहुत दुर्लभ और कीमती माना जाता था, इसको वो लोग अफगानिस्तान के सोरतुघई से आयात करते थे। अफगानिस्तान के सोरतुघई से आयात करते थे। अगर हम बात करें सोना की, तो सोना के लिए वे ईरान तथा भारत के दक्षिणी हिस्से पर वो निर्भर थे, यानी कि दक्षिण भारत से वे सोना का आयात करते थे। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी वे अफगानिस्तान से मंगाते थे, अफगानिस्तान से, और ईरान से भी इसके साक्ष्य मिले हैं, ईरान से भी वो चांदी मंगाते थे। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें आयात की या कच्चे माल की आपूर्ति की, तो कुछ कच्चे मालों को वो अपने अगल बगल वाले इलाके से मंगा लेते थे, जबकि कुछ के लिए उसे दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था, यानी कि दूर से मंगाते थे। अब सवाल है कि ये इन वस्तुओं को मंगाते कैसे थे, जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें वो किन का इस्तेमाल करते थे। तो कहता है कि आमतौर पर वे बैलगाड़ी से परिचित थे। बैलगाड़ी, उसमें भी 2 पहिए वाला और 4 पहिए वाला, 4 पहिया और 2 पहिया, 2 पहिया और 4 पहिए वाले गाड़ियों से वो परिचित थे, जिसको संभवतः जानवरों द्वारा खींचा जाता था। इसके अलावे वो नावों का इस्तेमाल करते थे। दूर से अगर कच्चे माल की आपूर्ति करनी है तो उसके लिए वे नावों का इस्तेमाल करते थे। पानी के जो बड़े बड़े नाव थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। और इसके लिए बंदरगाह जो है लोथल में जो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, गोदीबाड़ा जिसको कहा जाता है, तो उस लोथल से जो गोदीबाड़ा जो है मिला है, वहां से यह पता चलता है कि संभवतः जो है दूसरी सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता के एक तरह से व्यापारिक संबंध थे। और इसके एक और भी साक्ष्य हमको मिले हैं, जिसमें से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में
बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा का शाब्दिक अर्थ होता है नाविकों वाला देश, नाविकों वाला देश। तो यह जो नाविकों वाला देश है, इसका तात्पर्य सिंधु घाटी सभ्यता ही था। इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध थे। और न केवल कुछ अभिलेखों में मेलुहा का जिक्र मिला है, बल्कि बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर मेसोपोटामियाई सभ्यता के बहुत सारे पुरास्थलों से मिले हैं। तो यह भी इस बात को इस तरफ इशारा करता है कि दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध था। अब सवाल है कि क्या वे व्यापारिक लेन देन के लिए मुद्रा का इस्तेमाल करते थे? तो इसका जवाब है नहीं। उस समय मुद्रा का चलन नहीं शुरू हुआ था। आमतौर पर वे वस्तु विनिमय पद्धति को ही एक तरह से कहिए कि उसी का चलन था। एक वस्तु को वो संभवतः भेजते थे यहां से और दूसरी वस्तुओं को वो मंगाते थे। तो वस्तुओं के बीच भी लेन देन किया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में और राजनीतिक स्थिति के बारे में। एक एक करके हम लोग बिल्कुल संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो यदि हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में, तो आमतौर पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी, इसके बारे में हमारे पास कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ऊंच नीच था, अमीरी गरीबी व्याप्त थी। तो बहुत सारे इसके ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। आमतौर पर जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने सामाजिक स्थिति के बारे में जानने के लिए 2-3 तरह के अन्वेषण किए हैं, जिनमें से एक है समाधान और दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं, समाधानों का यदि समाधानों की बात की जाए तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को दफनाते थे। और दफनाने की जो क्रिया थी वो एक तरह से कह लीजिए 3 तरह के विधियों से दफनाते थे। एक था पूर्ण समाधान, यानी कि अपने मृतकों को वो ले जाकर कब्रगाहों में या उसे जमीन के अंदर दफना देते थे। एक था आंशिक समाधान। आंशिक समाधानों में वो क्या करते थे, तो उसे पहले वो बाहर छोड़ देते थे और जब उनसे एक तरह से कह लीजिए उसके शरीर से जो मांस होता था वो जब जो है जीव जंतु या चिड़िया वगैरह जब उसको खा लेता था, तो उसके बाद उसको ले जाकर दफना देते थे। तो कुल मिलाकर वो आंशिक समाधान कहें या पुनः समाधान, वो ले जाकर दफनाते थे। और तीसरी जो विधि थी वो थी जलाने की, यानी कि वे अपने मृतकों को पूरी तरह से जलाते थे और जलाने के बाद उसके अवशेषों को वो दफनाते थे। तो इस तरह से समाधान 3 तरह के मिले हैं। लेकिन जो कब्र मिले हैं, जो कब्र पाए गए हैं, उन कब्रों को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वास्तव में कौन से कब्र में कोई अमीर व्यक्ति का मृत शरीर या किसी अमीर आदमी को दफनाया गया है या किसमें किसी गरीब को दफनाया गया है। क्योंकि यदि हम मिस्र की सभ्यता को देखते हैं तो आमतौर पर मिस्र की सभ्यता में जो राजघराने के जो लोग थे या कह लीजिए एक तरह से जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे, जो अमीर थे, उनको उनके कब्रगाह बहुत ऊंचे होते थे, पिरामिड उसके ऊपर बनाया जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पिरामिड्स के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। आमतौर पर कब्रों में उनकी जरूरत की कुछ कुछ चीजें दफनाई गई है जो कॉमन है, किसी में दफनाया गया है, किसी में एक तरह से कहिए सब में कुछ न कुछ वस्तुएं डाली गई है। तो यह इस बात की ओर संकेत बिल्कुल नहीं करते हैं कि सामाजिक स्थिति में भेदभाव था या नहीं था। तो कब्रों को देखकर हमें बहुत अंदाजा नहीं लगता है। अगर हम विलासिता की बात करें, आमतौर पर जो परिवार संपन्न होता है वहां पर विलासिता की वस्तुएं, रोजमर्रा की चीजों के अलावे विलासिता की वस्तुएं भी होती है। लेकिन किसी भी तरह की विलासिता की वस्तुओं के होने की भी बहुत साक्ष्य नहीं मिल पाए। एक वस्तु जो मैंने पहले जिसका जिक्र किया था, फेयोन्स। फेयोन्स जो है यह एक दुर्लभ पदार्थ था, यानी कि इसे या बनाना, इसको बनाना इतना पेचीदा था कि लगभग सभी लोग इसका इस्तेमाल या इसको यूज करना, इसका इस्तेमाल संभव नहीं था। तो देखा गया कि फेयोन्स की भी जो उपलब्धता है, आमतौर पर जो घर छोटे मिले हैं वहां भी फेयोन्स की छोटे छोटे पात्र बर्तन रखे मिले पाए गए हैं। जो घर थोड़े बड़े दिखे हैं उन घरों में भी फेयोन्स की वस्तुएं, यानी कि ये दुर्लभ वस्तुएं भी सभी घरों में पाई गई है। तो इससे तात्पर्य यह निकलता है कि संभवतः वहां पर सामाजिक स्थिति जो थी लगभग समान थी, सभी की सामाजिक हैसियत लगभग बराबर ही हुआ करते थे। अब इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या महिलाओं और पुरुषों में किसी तरह का भेदभाव था। तो कहता है कि यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है
को ज्यादा नंबर दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था। आमतौर पर जितनी भी मृण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां मिली है, बहुत सारी मूर्तियां जो कि महिलाओं की ही पाई गई है। पुरुषों में एक पुरोहित राजा की फोटो मिली है या एक मूर्ति मिली है पुरोहित राजा की, लेकिन ज्यादातर जो मृण मूर्तियां हैं वो सारी महिलाओं की मिली है। इससे इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता आमतौर पर मातृ सत्तात्मक रहा होगा, यानी कि जहां पर महिलाएं प्रधान होंगी। तो यह एक बहुत अच्छी बात भी थी कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता था उस जमाने में भी। मातृ सत्तात्मक समाज बना है। तो अगर हम सामाजिक स्थिति को देखें तो हमें बहुत ज्यादा तो नहीं पता चलता, लेकिन जितना पता चलता उससे हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति लगभग समान रही होगी, सामाजिक हैसियत बराबर थी और महिलाओं को थोड़ा पुरुषों से ज्यादा महत्व दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। अगर हम बात करें धार्मिक स्थिति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरा स्थलों की खुदाई हुई है अब तक, उनमें से कहीं भी कोई देवालय या मंदिर के साक्ष्य नहीं पाए गए। देवालय या मंदिर के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। इसका मतलब है कि वो मंदिर के बारे में अवगत थे या नहीं थे, इस बात की हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, एक महिला की जो मूर्ति है, एक महिला की जो मृण मूर्ति है जिसके गर्भ से वृक्ष को दिखाया गया निकलता हुआ, संभवतः उसे पृथ्वी देवी की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी देवी की संज्ञा दी गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संभवतः वहां के लोग पृथ्वी देवी की या भूमि की पूजा करते होंगे, क्योंकि वहीं से उन्हें अनाज मिलता था, सारा भोजन उनको वहीं से प्राप्त होता था। तो संभवतः वे पृथ्वी देवी को या भूमि देवी को की पूजा करते होंगे। इस बात के एक तरह से यह अनुमान है, इसके भी पूर्णतया साक्ष्य हमारे पास नहीं है। इसके अलावे कुबड़ वाला बैल, मोहरों में आमतौर पर कुबड़ वाला बैल के बहुत सारे चित्र पाए गए हैं। कुबड़ वाले बैल के बहुत सारे चित्र पाए गए हैं। मोहरों में भी एक श्रृंगी जानवर और कुबड़ वाले बैल के बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए कि उपलब्धता है। तो ऐसे में यह माना जाता है इतिहासकारों के बीच कि संभवतः वृषभ जो था यह समाज के लिए या कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसे ज्यादा महत्व देते थे या संभवतः इसकी भी वो पूजा करते होंगे। क्लियर, इस बात पर भी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन संभवतः वे पूजा करते होंगे। इस तरह से यदि हम देखें तो धार्मिक स्थिति भी बहुत ठोस जानकारी धार्मिक स्थिति के बारे में नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वहां पर मंदिरों और देवालयों से वे लोग भिज्ञ नहीं थे, इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम राजनीतिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अभी तक इतिहासकार, चूंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि इसकी चर्चा हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, क्योंकि इतिहासकारों में भी अभी तक कोई एक मत नहीं हो पाए हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एक शासक ही शासन करता था, और इसके पीछे उसने जो तर्क दिया है उस तर्क के आधार पर, यानी जो तर्क दिया है वो यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता में इतनी एक रूपता, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, या कह लीजिए कि लोथल में, कालीबंगा में, धौलावीरा में आप देखें जैसे ईंटों का जो एक तरह से कहिए कि इस्तेमाल किया गया, ईंटों का जो अनुपात है एकदम बिल्कुल एक समान है। तो इतनी समानताएं, घर बनाने की जो शैली है उसमें भी समानताएं पाई गई है। सुरक्षा जो प्राचीर जो दिया गया है उसमें भी समानताएं पाई गई है। सभी बस्तियों को दो भागों में बांटा है, निचली बस्ती और दुर्ग, इसमें भी बहुत सारी इसकी भी समानताएं हैं। तो इतनी सारी समानताएं तभी संभव है जब किसी एक शासक का उस पर नियंत्रण हो, और यह थोड़ा हमें भी संभव प्रतीत होता है। दूसरा जो तर्क इतिहासकार देते हैं इस पक्ष में वो यह है कि एक राजा, एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, संभवतः इतिहासकार बताते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का शासक रहा होगा जो संपूर्ण सभ्यता पर शासन करता होगा। लेकिन कुछ इतिहासकार इस मत को मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि वहां पर कोई एक शासक का शासन नहीं था, बल्कि कई शासकों का शासन होता था। यदि कोई एक शासक का शासन होता तो निश्चित रूप से उसके कुछ न कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते, जैसे कि उसका राजप्रसाद मिलता, राजमहल मिलता, उसका कब्र मिलता, उसका जो है एक तरह से पिरामिड है, बहुत सारे, इस मिस्र में बहुत सारे पिरामिड पाए गए हैं। तो यहां पर ना तो ऐसा कोई कब्र मिला है जो राजा का, जिसको कहा जाए कि ये राजा का कब्र हो सकता है, ना ही कोई ऐसा राजमहल मिला है जो यह माना जाए कि एक तरह से कहिए कि राजमहल हुआ करता होगा, या ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं।
हाँ, एक चीज देखा गया है कि सभी पुरा स्थलों में बस्तियों को दो भागों में बांटा गया, एक दुर्ग और दूसरा निचली बस्ती। संभवतः प्रत्येक पुरा स्थलों के जो दुर्ग थे वहां पर बैठकर वे लोग वहां के बारे में नियम कानून बनाते होंगे और उस पुरा स्थल के या उस इलाके का संचालन उसके हाथों में होगा। और इसी तरह जितने पुरा स्थल मिले हैं सबों में अलग अलग लोगों का समूह शासन करता होगा, यह तर्क देते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने तो यह भी माना है कि वहां पर ना तो एक राजा थे और ना ही बहुत राजा थे, बल्कि लोगों के समूह द्वारा गणतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जाता होगा। तो अभी तक हम राजनीतिक स्थिति में हमारे पास जो जानकारी है वो इतनी है कि अभी तक कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं कि हम किसी एक तर्क की तरफ चले जाएं, लेकिन हमको भी ऐसा लगता है कि जो समानताएं, जो एकरूपताएं देखी गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, उससे यह अंदाजा लगा सकते हैं हम कि निश्चित रूप से वहां कोई एक शासक होगा और वह भी प्रतापी शासक होगा और जिसने पूरी सभ्यता को अपने नियंत्रण में लाया होगा। अगर शासक नहीं होता, हम एक छोटे परिवार को देखते हैं कि यदि एक मुखिया मजबूत ना हो तो एक परिवार की स्थिति टूट के बिखरने लग जाती है। और ये तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 12,99,600 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ था, तो उसका नियंत्रण बिना मालिक के स्थापित कर पाना ये हमको भी संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में हमारे तरफ से भी यही एक तरह से अनुमान हम लगा सकते हैं कि वहां पर कोई एक शासक रहा होगा। बेशक आज उसके साक्ष्य नहीं मिले, हो सकता आने वाले दिनों में उसके साक्ष्य ढूंढ लिए जाएं या जो है उसके कुछ साक्ष्य मिल जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं एकदम बिल्कुल अंतिम हिस्से की तरफ और हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करते हैं। आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मामले में भी बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। हम देखते हैं एक एक करके कि कौन से इतिहासकारों ने पतन के किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। तो आइए अब हम अंतिम फेज की तरफ चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की ओर। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है उसके बहुत सारे कारण इतिहासकारों ने बताए हैं। एक एक करके हम कारणों को देखते हैं कि आखिर सिंधु सभ्यता के विनाश के क्या कारण रहे। उसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है जॉन मार्शल, जिन्होंने प्रशासनिक शिथिलता को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण में रखा है। जॉन मार्शल ने माना है कि धीरे धीरे प्रशासनिक शिथिलता आ गई होगी और धीरे धीरे यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी। लेकिन कोई भी साम्राज्य कहें, कोई भी राज्य कहें, प्रशासनिक शिथिलता के कारण जब भी वो नष्ट होता है तो निश्चित रूप से कोई नए प्रशासनिक वर्ग का उदय जरूर हो जाता है। चाहे हम मौर्य वंश को देखें, धीरे धीरे अशोक के बाद उसका पतन हो गया, लेकिन कोई नया वंश ने उसको क्या किया, उस पर अधिकार कर लिया, या नए वंश ने जो है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो प्रशासनिक शिथिलता बहुत तर्कसंगत लगता नहीं है। फिर हम देखते हैं कुछ इतिहासकारों ने जलवायु परिवर्तन को जो है फैक्टर माना, जिसमें आरएल स्टाइन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जलवायु परिवर्तन यह थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, क्योंकि आज भी ऐसा देखा जाता है कि जैसे राजस्थान के कुछ इलाके में लगातार सुखाड़ के कारण कुछ इलाके बिल्कुल सूख गए, जहां पानी का जलस्तर बिल्कुल नीचे चला गया और उन इलाकों से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया और वह गांव आज उसी स्थिति में बिल्कुल खंडहर की तरह खड़ा है, लेकिन एक भी इंसान वहां रहता नहीं है। तो संभवतः हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो क्षेत्र रहा हो वह धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे वहां के लोगों ने पलायन करना शुरू किया और वो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन इसके भी कोई प्रमाणिक साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए हैं। कुछ इतिहासकारों ने, जिनमें से अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल ने कहा है कि भाई बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया है, जबकि एमआर शाहनी, आरएल राइक्स ने भूतात्विक परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है और जो है गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिगट महोदय ने एक तरह से विदेशी आक्रमण या आर्यों के आक्रमण को रीजन माना है। तो आर्यों के आक्रमण को तो खैर सिरे से खारिज कर दिया गया है, या विदेशी आक्रमण को, कि यह तो बिल्कुल ये असंभव है। इसलिए इसके पीछे दो रीजन बताए गए हैं। पहला कि यदि आक्रमण की हालत में अगर इस सभ्यता का अंत होता तो निश्चित रूप से छत विक्षत लाशें मिलती और उनकी संख्या भी बहुत अधिक होती, लेकिन हमें उस स्थिति में किसी भी जगह पर इतनी भारी संख्या में लाशें नहीं मिली हैं जिससे यह अंदाजा लगाए कि यहां पर युद्ध हुआ होगा। इसलिए आर्यों के आक्रमण को तो खैर हम नहीं मान सकते हैं।
भूतात्विक परिवर्तन एक कारण हो सकता। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी और कोई एक कारण पूरी सभ्यता को नष्ट करने के लिए काफी नहीं रहा होगा। संभवतः सभी कारणों ने थोड़ा थोड़ा करके अपना सहयोग दिया, या कह लीजिए सभी कारणों ने आंशिक आंशिक रूप से अपने सहयोग एक तरह से सभी कारण रहे होंगे, और उन कारणों के कारण जो है अंततः 1750 ईस्वी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से इसका पतन हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता को कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके उत्पत्ति के बाद इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, इसमें कृषि प्रौद्योगिकी को देखा, व्यापार वाणिज्य को देखा, धार्मिक राजनीतिक और स्थिति को देखा। अब हम पुनः अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।